हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम 12th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर से सेकेंड चैप्टर में पुष्पी पादपों में प्रजनन का जो चैप्टर है उसी के अंतर्गत आज हम पुष्पी पादपों में जनन का जो क्रिया होती है यह किस प्रकार होती है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रजनन की क्रिया के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि प्रजनन की क्रिया अर्थात अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन की क्रिया कहलाती है, या अपने ही समान नए बीज का निर्माण करना ही प्रजनन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसको हमने 3 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ था। एक होता है कायिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। हम आज पुष्पी पादपों के अंतर्गत लैंगिक जनन के प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में समझेंगे आज। तो सबसे पहली चीज लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन एक प्रकार एक प्रजनन की एक विधि होती है जिसके अंतर्गत इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। या हम सरल शब्दों में कहें कि पुष्पी पादपों में प्रजनन की यह वह विधि है जिस विधि के अंतर्गत जिसमें इस लैंगिक जनन के प्रोसेस में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होती हैं। तो वो बोलता है पुष्पी पादपों में प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो निर्मित, जो इस विभाजन के प्रोसेस के दौरान जो नई इकाइयां बनती हैं, निर्मित जनन इकाइयां जो बनती हैं, उन इकाइयां जो बनेंगी वह या जो युग्मक बनते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें हम क्या पौधों में क्या निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो बोलता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित जनन इकाइयां युग्मक। अब युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये आप अच्छे से जानते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक या पुमंग, या उसी को हम बोलते हैं पुंकेसर और जायांग, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलता है ये आपस में जुड़ते हैं, आपस में संलीत होते हैं, आपस में संयुग्मन इनका होता है। और जब संयुग्मन हो जाता है तो उसके पश्चात दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। एक युग्मज का निर्माण होता है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन की क्रिया कहलाती है। ये जो प्रोसेस है, यह जो क्रिया विधि है, प्रजनन की जो क्रिया है, यह प्रत्येक पौधे के पुष्प पर संचालित होती है, अर्थात पुष्प में यह सभी क्रियाएं पाई जाती हैं। अभी हमने जो बात की कि निर्मित जनन इकाइयां युग्मक आपस में संयुग्मन करके, अर्थात नर पुष्प, यह नर जो पौधा होगा, नर पौधे का जो जनन अंग होता है वह कौन सा होता है, पुमंग कहा जाता है। अर्थात नर पौधे में कौन सा उसका जनन अंग क्या है, पुमंग। इंग्लिश में उसी को बोलते हैं एंड्रोसियम, पुमंग, या उसी को हम बोलते हैं एक शब्द में और हम जानते हैं पुंकेसर कहा जाता है, और उसी को पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम। इसी प्रकार मादा जनन अंग को हम बोलते हैं जायांग। यही दोनों उपस्थित होते हैं तो लैंगिक प्रजनन की क्रियाएं संचालित होती हैं। तो मादा जनन अंग के अंतर्गत जायांग, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है गाइनोसियम कहा जाता है। ये क्रियाएं नर जनन अंग और मादा जनन अंग, यही दोनों युग्मक हैं जो आपस में मिलते हैं और यही मिलकर के युग्मक का निर्माण करते हैं। जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है, अर्थात लैंगिक जनन की क्रिया में दोनों का होना अनिवार्य है, जबकि अलैंगिक जो जनन की क्रियाएं होती हैं उसमें 2 में से किसी एक का उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। लैंगिक जनन की क्रिया में दोनों का होना आवश्यक है। तो इस क्रिया में जो भी क्रियाएं होती हैं कहां पर होती हैं, पुष्प पर होती हैं। और कौन कौन सी क्रियाएं लैंगिक जनन के अंतर्गत होती हैं, देखो एक तो क्रिया हो गई हमारी युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होने के साथ साथ पुंग बीजाणु जनन की क्रियाएं होती हैं, अर्थात बीजाणुधानी बीजाणु जनन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजेसिस। इसी के अंतर्गत स्त्री बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजेसिस,
परागण, इसको हम आगे पढ़ेंगे। परागण की क्रिया, परागण के अर्थात परागकोश की क्रिया पढ़ेंगे कि परागण किसे कहते हैं, पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, परागण की क्रियाएं में पराग कणों का स्फुटन होगा तो परागकोश का स्फुटन किसे कहते हैं। ये सब परागण की क्रिया अर्थात पुंज बीजाणु जनन, स्त्री बीजाणु जनन, परागकण, निषेचन, भ्रूणपोष निर्माण और भ्रूण जनन, ये सभी जो क्रियाएं हैं, यह सभी क्रियाएं कहां होती हैं, पुष्प पर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी क्रियाएं कहां पर होती हैं, पुष्प पर होती हैं। अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलित होते हैं, संलयन होने के पश्चात युग्मक जो निर्माण होता है, वही गैमेट्स जो निर्माण होते हैं, उसके आधार पर फिर आगे का प्रोसेस होता है, भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण जनन होगा और नए नए बीजों की उत्पत्ति होती है। ये सभी क्रियाएं कहां पाई जाती हैं, पौधे के पुष्प वाले भाग पर पाई जाती हैं। और पौधों में पुष्प का जो व्यवस्था है, पुष्प जो लगने का जो क्रम है, या पुष्प के पौधों में पुष्पों का जो क्रम होता है, पुष्प कई समूह में लगते हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कूर्चक्रक, मुंडक, है ना। तो ये जो अलग अलग जो पुष्पों को लगने का क्रम होता है, आपने देखा होगा कई पुष्पों में एकांतर क्रम में इस प्रकार से पुष्पों को लगने के क्रम पाया जाता है। कई में आप मंजरी को देखे होंगे, तुलसी की मंजरी, तो मतलब हर पौधे में पुष्पों का जो लगने का क्रम होता है अलग अलग होता है। तो पुष्पों के लगने के क्रम को ही पुष्प क्रम कहा जाता है। पौधे पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं हम, पुष्प क्रम कहा जाता है। अब पौधे में जो पुष्प लगता है, कई पुष्प पौधे में जो पुष्प लगते हैं, उस पुष्प में कई में शाखाएं लगी रहती हैं, अर्थात वृंत लगा रहता है। उस वृंत वाली जो क्रिया है, जो वृंत युक्त जो पुष्प होता है, उस पुष्प को सवृंत कहते हैं, समवृंत कहा जाता है। और जिस पौधे में जो पुष्प लगता है लेकिन उसमें वृंत नहीं होता है, उसको हम आवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवृंत कहते हैं। इसके आगे को मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। अब हम यहां पर देखेंगे पुष्पों के लगने के क्रम को, कि पुष्प जो लगते हैं पौधे में वह किस प्रकार से लगते हैं। इसके अंतर्गत हम पुष्प के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुष्प के बारे में आपको समझा चुका मैं कि जितने भी लैंगिक जनन की क्रियाएं हैं, यह कहां पाई जाती हैं, पुष्प पाई जाती हैं। और पौधे का या पौधे की जनन संरचनाएं कहां होती हैं, पुष्प में होती हैं। तो हमारा आप पुष्प के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुष्प जो होता है, आवृतबीजी पौधों की जनन संरचना होती है। जनन संरचना होती है, अर्थात जनन की जो क्रियाएं हैं वह कहां होती हैं, पुष्प पर पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। और पुष्प प्रत्येक पौधे का, पुष्प जो होता है प्रत्येक पौधे का सबसे ज्यादा आकर्षक भाग होता है, सबसे सुंदर होता है। क्योंकि प्रत्येक जो परागण की क्रियाएं हैं, ये परागण का जो प्रोसेस होता है, ये पुष्पों के माध्यम से होता है। तो पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं। आकर्षक भाग होता है पौधे का, आकर्षक भाग होता है। और यही पुष्प जो आकर्षक भाग होता है, इसी आकर्षण होने के कारण ही पुष्प पौधे में या पुष्प में कौन सी क्रियाएं, परागण की क्रियाएं संचालित होती हैं। पुष्प का सुंदर होना, पुष्प का सुंदर दिखना ही भौरों को, कीट पतंगों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और यही भौरे या जो आपके तितलियां हैं, कीट पतंगे हैं, उसके मकरंद नेक्टर को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यह पुष्प के कारण ही संभव हो पाता है। और लैंगिक जनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, लैंगिक जनन से संबंधित सभी क्रियाएं कहां होती हैं, पुष्प में होती हैं। तो ये चीज हम पुष्प के बारे में हम लिख सकते हैं एग्जाम में,
पुष्प क्या है, पुष्पक्रम को समझाइए, तो आप ये चीजें आप बता सकते हो कि पुष्प जो होते हैं आवृत्तिबीजी पौधों की जनन संरचनाएं होती हैं और यह पौधों का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है और लैंगिक जनन से संबंधित सभी क्रियाएं कहां होती हैं, पुष्प में होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बिना पुष्प के पौधे में भ्रूण, फल एवं बीज का निर्माण नहीं हो सकता। बिना पुष्प के पौधे में फल, भ्रूण और बीज का निर्माण नहीं हो सकता। इतना इंपॉर्टेंट है किसका, पुष्प का। अब यदि हम इसकी पुष्प की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करें, आकारकी का अध्ययन करें, आप लोगों ने इस वर्ड को पहले से भी सुना होगा, आकारकी, शारीरिकी। तो आकारकी मतलब उसके हम बाह्य आकार का जब अध्ययन करते हैं तो पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प के बारे में मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। प्रारोह अर्थात प्रारोह को हम किसको कहा जाते हैं, तना को भी हम क्या बोलते हैं, प्रारोह करते हैं। तो पुष्प का कन्वर्ट होता है, बोलता है यह एक रूपांतरित प्रारोह होता है। और इसके अंतर्गत इसको उसने कहा मतलब प्रारोह है, अर्थात पुष्प की मॉर्फोलॉजी में इसके जब हमने इस शब्द को उपयोग कर ही दिया है, क्यों इस शब्द का उपयोग किया, क्योंकि इसमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। और जो ये पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियां एक ही भाग से दो अलग अलग शाखाओं को निकलना, इसको हम पर्व या पर्व संधियां कहते हैं। अब बोलता है ये जो पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियां, इन पर्व संधियों में बंध पुष्प, ऐसे पुष्प जो अभी खिल नहीं पाए हैं उनको बोलता है बंध पुष्प। और एक पुष्प और होता है जिसको हम बोलते हैं उर्वर उपांग। उर्वर उपांग, ये पर्व संधियों में बंध पुष्प और उर्वर उपांग ये उपस्थित रहते हैं। इंग्लिश में बंध पुष्प को कहा जाता है स्टेराइल, लिख लीजिए इसको भी, ये स्टेराइल। और उर्वर उपांग जो होता है इसको फर्टाइल और एपेंडेंस कहा जाता है, उर्वर उपांग। अब इसके अंत इसी आधार पर पुष्प को और एक नाम से जानते हैं, बीजाणु पर्ण प्रारोह भी कहा जाता है। पर्व संधियों पर बंध पुष्प और उर्वर उपांग उपस्थित होते हैं, इसी कारण इसको बीजाणु पर्णधारी प्रारोह, बीजाणु पर्णधारी प्रारोह भी कहा जाता है। अब ये तो हो गया पुष्प के बारे में उसकी पहचान। इसी के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं पुष्प क्रम की। यदि हम इसी की बात करें पुष्प क्रम, तो पुष्प क्रम के अंतर्गत हमने अभी आपको बताया कि पौधों में पुष्पों के लगने की क्रम को हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम कहा जाता है। अब ये जो पुष्प क्रम होते हैं पौधे की अक्ष पर, एक्सिस उसी को बोलता है एक्सिस। मान लो ये पौधे का एक्सिस वाला भाग है, तो पौधे के अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को, क्योंकि पुष्प कहां लगते हैं, इसी एक्सिस में ही लगते हैं और ये आगे की ओर वृद्धि करते जाता है। तो पौधों के अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हमने क्या नाम दिया है, पुष्प क्रम नाम दिया है। और इसी अक्ष पर ये जो पौधे का एक्सिस वाला भाग होता है, इसी अक्ष पर अनेक पुष्प व्यवस्थित क्रम पर लगे हुए रहते हैं। और हमने पढ़ा है इससे पहले पुष्पों को जब हम पढ़ते हैं तो हमने जानते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ससीमाक्ष, असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, है ना, उद्रुम्बक,
है ना। इसी के अंतर्गत हम छत्रक, इसका कूट चक्रक, अलग अलग संरचनाओं का हमने अध्ययन इससे पहले भी किया जा चुका है। 11वीं क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो एक्सिस है, पौधे के अक्ष वाला जो भाग है जिस पर पुष्प लगता है, उसी क्रम को हम बोलते हैं पुष्पक्रम कहते हैं। और कई पुष्पों में, कई पौधों के पुष्प में इस प्रकार से वृंत लग करके ऊपर में क्या लगता है, पुष्प लग खिलता है। तो जो वृंत पाया जाता है, यदि किसी पौधे के पुष्प में यदि वृंत उपस्थित है तो उस वृंत को बोलता है संवृंत। ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं, सवृंत कहा जाता है। संवृंत अर्थात पुष्प वृंत युक्त पुष्प को, इसको लिख सकते हैं आप, वृंत युक्त पुष्प को संवृंत कहा जाता है। वहीं वृंत रहित, जिसमें वृंत नहीं पाया जाता, ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं, आवृंत कहा जाता है। वृंत युक्त पुष्प को संवृंत, और वृंत रहित पुष्प को हम क्या बोलते हैं, आवृंत कहते हैं। और वृंत के आधार पर 4 सहपत्र पाए जाते हैं। 4 सहपत्र, वो बोलता है वृंत के आधार पर 4 सहपत्र पाए जाते हैं। और 4 सहपत्र के आधार पर उनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स कहा जाता है सहपत्र को। और वृंत के मध्य में छोटी छोटी तथा पत्ती के समान, बोलता है वृंत के मध्य में, मान लो ये वृंत है किसी पुष्प का, तो यहां पर ये पुष्प लगा हुआ है, तो यहां नीचे में हर छोटी छोटी पत्ती की समान सदृश रचनाएं पाई जाती हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं, क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं निपत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, निपत्र कहते हैं, ब्रैक्टियोल कहा जाता है, निपत्र कहा जाता है। तो ये पुष्प की संरचना है। पुष्प में लैंगिक जनन का क्रियाएं हैं। और इसी के अंतर्गत जब हम किसी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में हम 4 भागों में हम उसको बांटते हैं। आपको पता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, आपने कैलेक्स, कोरोला के बारे में पहले से ही सुना होगा। इसी के अंतर्गत आता है आपका पुमंग और जायांग। तो एंड्रोसियम और गायनोसियम, इस आधार पर हम एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं, और इसकी संरचना का अध्ययन हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।